नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर उन मुद्दों की बात होती है जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। उन मुद्दों से सीधे आप जुड़ भी सकते हैं पोल के माध्यम से। एक्स पर हम उन मुद्दों से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछते हैं, जहां पर आप उन मुद्दों से जुड़े हुए सवालों का जवाब दीजिए और नतीजे जनमत में देखिए। तो जनमत में वो कौन सी खबरें हैं जिनसे आपका सरोकार होना चाहिए? खबरों से बाखबर करने के लिए आइए उन खबरों को जरा जल्दी से देख लेते हैं। कौन सी खबरें हैं जो आज महत्वपूर्ण रूप से चर्चा में बनी रही? बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा आज आया है। भोजशाला में मंदिर है। दरअसल मध्य प्रदेश भोजशाला धार की हम बात कर रहे हैं, जहां पर लगातार मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि मस्जिद है। एएसआई की रिपोर्ट सामने आ गई है और इस रिपोर्ट में एक नहीं बल्कि 1700 ऐसे प्रमाण हैं जो ये बता रहे हैं कि भोजशाला मंदिर थी, मंदिर है और मंदिर ही होनी चाहिए। विस्तार से इस खबर की चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की, जिनकी जमानत तो अभी तक नहीं हो पाई है। कोशिशें बहुत जारी हैं, जमानत लेट हो रही है, लेकिन इस बीच उनका वेट घट रहा है और इसी वजन पर सियासत भी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जानबूझकर वो अपनी सेहत बिगाड़ रहे हैं, वजन घटा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि दरअसल अरविंद केजरीवाल को मारने का षड्यंत्र चल रहा है। कहानी बिल्कुल अलग है, विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। पहले भी अगर आपको याद हो तो सोशल मीडिया पर सारे मानक उन्होंने तोड़ दिए थे और इस बार फिर 100 मिलियन के मोदी हो चुके हैं। किस तरीके से दुनिया भर में पॉपुलर होते जा रहे हैं प्रधानमंत्री, सोशल मीडिया पर क्या है खास, विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, बात होगी अमृत के लिए उस मंथन की, अमृत यानी उस जीत के लिए जिसकी दरकार इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में आन बनी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में वो नतीजे नहीं मिले जिसकी उम्मीद थी। अब बारी उपचुनाव की है और उपचुनाव के माध्यम से नींव मजबूत करते हुए 2027 का चुनाव भी सामने आने वाला है आने वाले समय में। तो ऐसे में मंथन जारी है, क्योंकि जीत का अमृत चाहिए। कैसा हो रहा है ये मंथन, ये भी बताएंगे विस्तार से। इसके अलावा बात होगी उन उपद्रवियों की, उन जिहादियों की, जिन्होंने मुहर्रम के नाम पर देश के संसाधनों की बर्बादी की। न केवल देश के संसाधनों की बल्कि हिंदुओं और हिंदुओं के सामानों की किस तरह से सड़क पर उतरकर अपनी जिहादी मानसिकता का उनको शिकार बनाया। ये तमाम तस्वीरें देश भर से कैसे आई, विस्तार से आपको बताएंगे आज जनमत में। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं भोजशाला की उस कहानी से, जिसका उपसंहार लिखा जाएगा कि यहां पर मंदिर था, है और मंदिर ही रहेगा। दरअसल हम भोजशाला की जब हम बात करते हैं तो आज वो रिपोर्ट सामने आ गई है जिसने ये बता दिया है कि भोजशाला में परमार शासनकाल का मंदिर था और ये मंदिर मां वागीशा यानी मां सरस्वती का मंदिर। भोजशाला के को लेकर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की सर्वे रिपोर्ट को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जमा कर दिया गया है। इस रिपोर्ट में सर्वे में मिली सभी संरचनाओं की जानकारी पूर्ण रूप से दी गई है। रिपोर्ट में सर्वे के दौरान मिली मूर्तियों, सिक्कों और चिन्हों के विषय में जानकारी दी गई है। इस सर्वे के दौरान चांदी, तांबे, एल्यूमिनियम और स्टील के 31 सिक्के पाए गए हैं। ये सिक्के अलग अलग ऐतिहासिक समय के हैं। इसमें दिल्ली के सल्तनत काल, मुगल काल और अलग अलग समय के भी सिक्के शामिल हैं। सिक्कों के अलावा 94 वास्तुशिल्प भी हाथ लगे हैं। इनमें मूर्तियों के खंडित हिस्से और पत्थरों पर उकेरी प्रतिमाएं भी शामिल हैं। इस सर्वे में यह भी पाया गया कि यहाँ के स्तंभों पर मूर्तियां उकेरी गई थी। इन पर बने हुए देवता सशस्त्र थे। बताया यह भी गया है कि इन छवियों में ब्रह्मा, गणेश, नरसिंह और भैरव के साथ ही पशुओं की आकृतियां भी उकेरी गई हैं। इनमें कुछ मानव आकृतियां भी है। इसके अलावा इस परिसर के एक हिस्से में भित्ति चित्रों में मानव और सिंह समेत कई पशुओं के मुख वाली आकृतियां भी प्राप्त हुई हैं। एक हिस्से में ये विकृत पाई गई हैं, जबकि दूसरे हिस्से में पूर्णतया सुरक्षित थीं। यहाँ कई शिलालेख भी मिले हैं जिनमें कई रचनाएं लिखी हुई हैं।
संस्कृत श्लोक लिखे हुए हैं। इन रचनाओं से भोजशाला के रूप में संपूर्ण जानकारी मिलती है। बताया यह भी गया है कि सर्वे में मिले एक शिलालेख में यहाँ परमार वंश के राजा नरवर्मन का शासन था। इससे इंगित होता है कि यहाँ मुगलों के आक्रमण से पहले हिंदू शासक ही शासन कर रहे थे। यहाँ से मिले अन्य कई शिलालेख और चिन्ह को रिपोर्ट में जगह दी गई है। ये रिपोर्ट 10-20 नहीं बल्कि 2000 पन्नों की है। बड़ी रिपोर्ट है। हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने यहां सर्वे का आदेश एएसआई को दिया था। यहां 98 दिनों तक यह सर्वे चला है। इस सर्वे में 1700 से अधिक अवशेष मिले हैं। इनमें 39 से अधिक मूर्तियां हैं और प्रतिमाएं हैं, जिनमें गदा, पद्म, कमल और स्तंभ के टुकड़े हैं। अब इस विषय में 22 जुलाई 2024 को कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर प्रमाण, साक्ष्य, तथ्य, एविडेंस मिले हैं, वो ये चीख कर कह रहे हैं कि दरअसल भोजशाला वो स्थान है जहां पर 1000 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक परमार शासन वंश था। यहाँ पर राजा भोज की उपस्थिति थी और राजा भोज ने 1034वीं ईस्वी में यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया, जिसमें मां सरस्वती की मूर्ति स्थापित की गई थी। बाद में उसी को हिंदू अपना मंदिर मानने लगे। मां सरस्वती की पूजा अर्चना हुआ करती थी। और फिर जब मुगलों ने यहाँ पर आक्रमण किया, आक्रांता जब यहाँ पर आए, खासतौर से 1300 ईस्वी के आसपास जब यहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, उस ताताई ने इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया, तोड़कर यहां पर मस्जिद निर्माण करवाई गई। 14वीं ईस्वी में जब मस्जिद निर्माण कराई गई मोहम्मद गोरी की तरफ से, तब से लेकर अब तक हिंदू पक्ष लगातार अपनी मंदिर को इस मजहबी अतिक्रमण से मुक्त कराने की लड़ाई लड़ रहा है। और अब जब एएसआई की 98 दिनों के सर्वे के बाद एएसआई की रिपोर्ट सामने आई है, तो हिंदुओं को ये आस लगी है, ये आस्था जागृत हो गई है, ये उम्मीद जग गई है कि आने वाला समय उनका होगा। भोजशाला में जो मंदिर था, जिस पर मजहबी अतिक्रमण मुगलों ने, आक्रांताओं ने किया था, वो अतिक्रमण खत्म होगा और उन्हें अयोध्या की तरह, प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की तरह ही मां सरस्वती का, मां शारदा का भव्य मंदिर प्राप्त होगा। देखिए, आज बहुत खुशी का दिन है। हिंदू जनता जो सदियों से धार में पूजा करने के लिए तड़प रही थी और जिसके लिए आंदोलन चलाए गए थे, और पहली याचिका हिंदुओं की तरफ से जो मैंने दाखिल की थी, तो बहुत महत्वपूर्ण सफलता मिली है। और ये बात आज रिपोर्ट से साबित हो गई है, प्रमाणित अच्छी तरह हो गई है। कोई इसको काट नहीं सकता कि वहाँ पहले हिंदू मंदिर था और वेद, शास्त्र, संस्कृत, धार्मिक शिक्षा के पठन पाठन का कार्य वहाँ होता था। और उस जगह पर केवल हिंदू पूजा ही हो सकती है। 7/4/2003 को जो एएसआई ने ऑर्डर किया था नमाज पढ़ने का, उनका आदेश दिया था, यानी उनको परमिट किया था, वो आदेश बिल्कुल गैरवाजिब है, इलीगल है, असंवैधानिक है। दूसरी बात आपको बतला दूं, 94 से ज्यादा टूटी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। वहाँ सारे खंभों पर वेद और शास्त्रों की ऋचाएं मिली हैं, संस्कृत श्लोक मिले हैं, पुरानी कलाकृतियां मिली हैं और बहुसंख्या में इतनी सामग्री है कि कोई भी देख के कह देगा कि भव्य पाठशाला और मंदिर था और केवल हिंदू का था, हिंदू वेद शास्त्र की पढ़ाई के लिए था। और इसलिए यही नहीं, इस रिपोर्ट ने आंख खोल दिया है। मुस्लिम आक्रांताओं ने जितनी व्यवस्था जितना कुछ किया था, उन सब का पर्दाफाश एक एक करके हो रहा है। ज्ञानवापी में हुआ, यहाँ हुआ, और मुझे उम्मीद है कि मैं और मेरी पूरी लीगल टीम इस सारे उन जगहों को जहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं, उनको पुनः वापस लेने में सक्षम होंगे।
तो सीनियर एडवोकेट और इस पूरे प्रकरण में याचिकाकर्ता के रूप में हरिशंकर जैन जी को आपने सुना। हरिशंकर जैन जी लगातार देश भर की जो वो मंदिर जिन पर मजहबी अतिक्रमण हुआ, आक्रांताओं ने आक्रमण किया, उसे मुक्त कराने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और उसी का ये परिणाम है कि आज वो प्रमाण, वो तथ्य, वो सबूत एएसआई की तरफ से भी सामने रखे गए हैं सर्वे के बाद, जिसकी चर्चा लगातार हरिशंकर जैन जी करते भी रहे हैं। और इसीलिए इससे जुड़ा हुआ एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आज आपसे पूछा था। हमने आपसे पूछा कि भोजशाला में क्या जल्द ही भव्य मंदिर बनना चाहिए। तो देखिए, आप में से 97% लोग ये मानते हैं कि वाकई वक्त आ गया है, समय आ गया है कि भोजशाला में जल्द से जल्द भव्य मंदिर निर्माण हो। 3% लोग हालांकि इससे सहमत नजर नहीं आते हैं। और आइए अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल की सेहत पर सियासत शुरू हो गई है। केजरीवाल की हेल्थ पर जमकर घमासान हो रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता तमाम तरीके के दावे कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच केजरीवाल की हेल्थ पर जानकारी देते हुए तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा है कि ये वजन घटाना भी उन्होंने जानबूझकर शुरू किया है। दरअसल अगर आपको याद हो तो लगातार ये कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल को प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है, प्रॉपर मेडिसिन नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से उनकी सेहत बिगड़ती जा रही है, जबकि वो पूरी तरीके से एक मेडिकल बोर्ड की निगरानी में है। उस मेडिकल बोर्ड के संपर्क में उनकी खुद पत्नी सुनीता केजरीवाल भी हैं। और इन सब के बीच अब तिहाड़ जेल की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल का वजन मात्र 2 kg घटा है और वो जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए अरविंद केजरीवाल खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो 3 जून से नियमित रूप से अपने घर से भेजा गया खाना वापस कर रहे हैं। यानी चुनाव प्रचार के बाद जेल वापस आने के अगले ही दिन से वो ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं। ऐसे में ध्यान देने वाली बात यह है कि जेल में अपने पिछले कार्यकाल में ही जानबूझकर ऐसा खाना खा रहे थे जिससे उनका शुगर लेवल भी बढ़ जाया करता था। जेल प्रशासन ने यह भी कहा कि एम्स का एक मेडिकल बोर्ड लगातार केजरीवाल की निगरानी कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी उस बोर्ड के परामर्श लगातार उनसे ले रही हैं, उनके संपर्क में है। और इस बीच अरविंद केजरीवाल की सेहत पर जब सियासत शुरू हो गई है तो जमकर दोनों तरफ से हो रहा है वार प्रतिवार। सेहत की ये सियासत क्या कहती है, आइए देखिए हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट में। केजरीवाल की हेल्थ पर जमकर घमासान मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेता तमाम तरीके के दावे कर रहे हैं, लेकिन इस बीच केजरीवाल की हेल्थ पर जानकारी देते हुए तिहाड़ जेल के प्रशासन ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का जेल में 8.5 किलोग्राम वजन कम नहीं हुआ है, जैसा कि आपके मंत्री और सांसद दावा कर रहे हैं। 1 अप्रैल को जब केजरीवाल पहली बार तिहाड़ आए थे तब उनका वजन 65 किलोग्राम था। इसके बाद 8 और 9 अप्रैल को उनका वजन 66 किलोग्राम था। वे चुनाव प्रचार के लिए 9 अप्रैल को जेल से बाहर आए और 2 जून को जेल में जब वापस आए उस दिन यानी 2 जून को उनका वजन 63.5 यानी 63.5 किलोग्राम था। इसके बाद 14 जुलाई को उनका वजन 61.5 किलोग्राम था। इस तरह उन्होंने 2 किलो वजन जानबूझकर कम किया। तिहाड़ जेल प्रशासन ने आगे बताया कि यह वजन घटाना भी उन्होंने जानबूझकर किया, जिसके पीछे स्पष्ट कारण थे। वो 3 जून से नियमित रूप से अपने घर से भेजा गया खाना वापस कर रहे हैं, यानी चुनाव प्रचार के बाद जेल वापस आने के अगले ही दिन से वो ठीक से खाना नहीं खा रहे। ऐसे में ध्यान देने वाली बात है कि जेल में अपने पिछले कार्यकाल में वो जानबूझकर ऐसा खाना खा रहे थे जिससे उनका शुगर लेवल बढ़ जाता था। जेल प्रशासन ने यह भी माना कि एम्स का एक मेडिकल बोर्ड लगातार केजरीवाल की निगरानी कर रहा है। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल मेडिकल बोर्ड से नियमित परामर्श भी ले रही है। इस पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि तिहाड़ ने माना है कि कई बार शुगर लेवल कम हुआ है। साथ ही संजय सिंह ने कहा कि शुगर लेवल कम होने पर केजरीवाल नींद में, कोमा में भी जा सकते हैं और उनको ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। दूसरी तरफ दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी जहां लगातार इस मामले में अपनी संलिप्तता से इनकार कर रही है, वहीं ईडी ने दावा किया है कि उनकी इस केस में पार्टी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जाँच पूरी हो गई है। ईडी ने बताया कि उनका ध्यान अब इस बात पर है कि 1100 करोड़ की आपराधिक आय के बराबर कौन सी संपत्तियां कुर्क की गई। बता दें कि ईडी ने कोर्ट में दायर की गई अपनी चार्जशीट में शराब घोटाला मामले का सरगना सिर्फ दिल्ली सीएम केजरीवाल को बनाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन।
आम आदमी पार्टी ने अब महारत हासिल कर ली है। झूठ बोलो, अनर्गल आरोप लगाओ, हिट एंड रन करो, ड्रामा कार्ड खेलो, विक्टिमहुड कार्ड खेलो और डाइवर्ट करके निकल जाओ। जिस प्रकार से पुराने आरोपों को ही फिर से नया स्वरूप देकर परोसा जा रहा है। इससे पहले भी उन्होंने आरोप लगाया था 4.5 किलो वजन घटा है, पर तब भी पता चला था वजन घटा नहीं, बढ़ा था। तथ्य क्या है जो मीडिया के माध्यम से सामने आए हैं? जब अरविंद केजरीवाल अप्रैल में जेल में गए, तब से लेकर जब तक उनको अंतरिम राहत नहीं मिली, उनका वजन तो 1 किलो बढ़ गया था। जब उनको कैंपेनिंग के लिए मई में अंतरिम राहत मिली और जून 2 तक वो कैंपेनिंग कर रहे थे, तब उनका वजन लगभग 63.5 किलो हो गया, 63.5 केजीज हुआ। उसके बाद अब जो मीडिया ने दिखाया है कि 14 जुलाई को जब उनका वजन किया गया तो वो घटकर, देखिए, पहली बात तो किसी भी मरीज की मेडिकल रिपोर्ट जारी करना ये एक अपराध है और एक मुख्यमंत्री की मेडिकल रिपोर्ट एक नहीं कई बार जेल प्रशासन जारी कर चुका। आप ये साबित कर रहे हैं कि आप अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके जीवन के लिए, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने के लिए गहरी साजिश रच रहे हैं। ये इस बात का हिस्सा है क्योंकि मुख्यमंत्री तो छोड़िए, किसी भी मरीज की मेडिकल रिपोर्ट जेल प्रशासन सार्वजनिक नहीं कर सकता जेल नियमों और कानून के मुताबिक। तो पहली बात तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल की सेहत के साथ जेल प्रशासन खिलवाड़ कर रहा है, लेकिन जब हम तिहाड़ जेल की बात करते हैं तो इसकी मैनेजमेंट की पूरी जिम्मेदारी तो दिल्ली सरकार के पास है। तो क्या आम आदमी पार्टी के ही अंदर के लोग अरविंद केजरीवाल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं या सिर्फ सेहत पर सियासत हो रही है? और इसीलिए हमने आपसे ये प्रश्न पूछा था कि जेल में केजरीवाल क्या नौटंकी कर रहे हैं। तो आप में से देखिए 91% लोग इस बात से सहमत हैं कि वाकई जो कुछ किया जा रहा है वो महज एक नौटंकी है। 9% लोग हालांकि इससे सहमत नजर नहीं आते हैं। और आइए इसी के साथ जनमत में एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनकी लोकप्रियता बार बार नहीं बारंबार बढ़ रही है। क्या कुछ कमाल किया है उन्होंने इस बार, बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। और आइए जनमत में अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनके नाम एक और उपलब्धि हो गई है। दरअसल सोशल मीडिया पर मोदी का डंका जमकर बज रहा है। सोशल मीडिया एक्स पर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स की संख्या लगातार बढ़ रही थी और इस कदर बढ़ी कि 100 मिलियन 100 मिलियन को पार कर गई है। प्रधानमंत्री की बढ़ती लोकप्रियता और दुनिया में भारत की धमक किस कदर बढ़ रही है, इसी पर देखिए हमारी आज की ये स्पेशल रिपोर्ट। दिनों दिन बढ़ती उनकी लोकप्रियता से पता चलता है। कारण कि एक रिपोर्ट के अनुसार 80% से ज्यादा युवा सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते हैं। तो मोदी भी भारत की युवा शक्ति का महत्व बताने और उनकी प्रशंसा करने से कभी नहीं चूकते। यही वजह है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पर मोदी दुनिया भर के नेताओं से काफी आगे दिखते हैं। देश के तमाम नेताओं में तो मोदी की लोकप्रियता के आसपास भी कोई नहीं दिखता, फिर चाहे राहुल, अखिलेश, ममता या सोरेन। 2014 में पहली बार देश की बागडोर संभालने वाले मोदी देश के सर्वमान्य नेता बनकर उभरे। इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। उनके चाहने वालों की संख्या में दिनों दिन बढ़ोतरी ही हुई है। यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जहां युद्ध को लेकर भारत से मध्यस्थता का निवेदन करते हैं, तो वहीं पुतिन और मोदी की दोस्ती तो दुनिया जानती ही है। एक और बाइडेन जहां मोदी से हाथ मिलाना चाहते हैं, तो वहीं ऑस्ट्रेलियाई पीएम उन्हें बॉस कहते हैं। उधर पाकिस्तान की आवाम भी अपने मुल्क में मोदी जैसा ही देशभक्त नेता चाहती है। ये दुनिया भर में बढ़ती भारत की धमक और चमक को बयां करता है। मोदी को दुनिया के 15 देशों से सर्वोच्च सम्मान भी मिल चुका है और हालिया समय में एक्स पर फॉलोअर्स की 100 मिलियन पार हुई संख्या मोदी की लोकप्रियता के शिखर को बयां करती है। इससे आम भारतीय का सीना गर्व से फूलना लाजमी है। न्यूज डेस्क, सुदर्शन न्यूज। तो देश ही नहीं बल्कि ग्लोबल लीडर्स भी, जो विदेशी लीडर्स हैं, वो भी दूर दूर तक मोदी की लोकप्रियता को छू भी नहीं पाते। और इसके पीछे एक वजह है, क्योंकि जब आप समावेशी विकास को, वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर स्पष्टता के साथ अपनी बातें रखते हैं, तो दुनिया आपकी कायल होती है। और यही वजह है कि मोदी की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है। इसी से जुड़ा हुआ हमने आज आपसे प्रश्न भी पूछा था। हमने आपसे पूछा कि क्या आपने भी प्रधानमंत्री को फॉलो किया है? तो देखिए 96% लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल नरेंद्र मोदी को फॉलो किया गया है। हालांकि 4% लोग इससे सहमत नहीं है, लेकिन 96% लोग ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी को ज्यादा से ज्यादा लोगों ने फॉलो किया। और इसी वजह से आज एक्स पर उनके फॉलोअर्स की संख्या 100 मिलियन को पार कर चुकी है। और आइए जनमत में आगे बढ़ते हुए बात अब पंढरपुर यात्रा की, जिसकी लगातार प्रतिदिन हम आपको हर एक जानकारी दे रहे हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की पालकी अब भंडीशे गांव पहुंच चुकी है। पंढरपुर की इस यात्रा के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं: हैबत बाबा आरफलकर, शितोले सरकार और वास्कर महाराज। ये परंपरा क्या है, कैसे शुरू हुई, ये सब जानने के लिए राणू वास्कर महाराज जी से खास बातचीत की है हमारी संवाददाता प्रियंका लाठी ने। रामकृष्ण हरी माऊली, रामकृष्ण हरी माऊली। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की जो पालकी है वो अभी भंडी शेगांव गांव में पहुंच चुकी है और बस कुछ ही देर में, कुछ ही अंतर बचा है पंढरपुर पहुंचने के लिए। हमारे साथ वास्कर महाराज जी है, उनसे हम बात करना चाहेंगे। महाराज जी, वारी के बारे में क्या बताओगे? वारी तो एक ऐसा वारकरी संप्रदाय का आनंद सोला है जिसका वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते हैं। इसलिए संतों की एक उक्ति है, ऐसा सुख सोहळा स्वर्गी नहीं। अगर मरने के बाद भी स्वर्ग प्राप्त हुआ तो भी ये सुख नहीं मिल सकता। ऐसी जो वारी है उसे आनंद वारी कहते हैं, उसे कहते हैं ज्ञानोबराय की वारी। महाराज जी, वास्करों की जो परंपरा है उसके बारे में बताइए। मेरी ये 11वीं पीढ़ी है। मेरे पीछे 10 पूर्वजों का जो इतिहास है वो बहुत ही तेजस्वी है। जो प्रथा, परंपरा, संस्कृति जो शुरू हुई है इस वारी की, उसमें मुख्य स्तंभ 3 कहते हैं। एक पहला स्तंभ है वो शितोले सरकार जी का है, दूसरा स्तंभ जो है वो आरफलकर मालक का है और तीसरा स्तंभ जो है वो वास्कर महाराज जी का है। इन तीनों स्तंभों के आधार पर बाकी सारे एक एक करके सब शामिल हुए। वहाँ पे हमारे खंडोजी बाबा है, वहाँ पे राशिनकर महाराज है, हंडे महाराज है। यहाँ सब संतों का एक मेला अपने आप शुरू हुआ और वहाँ से वो परंपरा आज तक शुरू है। शितोले सरकार जी के बारे में कुछ बताइए। शितोले सरकार का जो
इस सोहले में हम क्या कहते हैं रोल है, वो रोल ये है कि इस सोहले को पूरा ज्ञानेश्वर माउली का जो अश्व होता है वहां से असली शोला शुरू होता है और उनका अश्व सबसे आगे चलता है और उसके पीछे माउली का अश्व रहता है। उस घोड़े पे कोई सवार नहीं होता है, इसलिए हम समझते हैं कि उस पर माउली बैठे हैं। इसलिए 2 सवार आगे चलते हैं और वहां से शितोले सरकार का ध्वज आगे चलता है और बाकी सारा सोहला पीछे चलता है। जहां तक पूर्वजों की वारी की है, उस वारी में संरक्षण और माउली का जो नित्य उपचार होता है वो श्रीमंत शितोले सरकार करते हैं। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण स्तंभ है वो आरफळ जी का है, आरफळकर मालक जी का है। वास्तविक पता आरफळकर मालक, हम उनको मालक कहते हैं क्योंकि ये सभी योजना उनकी है। बाद में वास्कर आए, बाद में शितोले सरकार आए, बाद में खंडूजी बाबा आए, बाद में सभी लोग आते चले गए, लेकिन जो संकल्पना थी माउली की सोहले की, वो मूल संकल्पना हमारे हैबत बाबा आरफळकर मालक की है। महाराज जी, आपकी ये 11वीं पीढ़ी है तो बहुत सारे अनुभव आपको इस वारी के बारे में होंगे और अभी आप भी बहुत सालों से इस वारी में सहभागी ले रहे हो, पैदल चल रहे हो, तो उसके बारे में क्या बताओगे? यहाँ पे सब सुख दुख एक हो जाता है। यहाँ पे कोई किसी की कुछ भी शिकायत नहीं है, इसलिए यहाँ दुख नाम की चीज नहीं है। यही अनुभव बहुत बड़ा है और यहाँ पे आप किसी को भी पूछिए वो माउली ही शब्द आपको सुनाई देगा। अगर स्त्री हो वो भी माउली, पुरुष हो वो भी माउली, छोटा बच्चा हो वो भी माउली। जब सब माउली हो जाते हैं तो माउली का विश्वरूप हमें दिखाई देता है। वो विश्वरूप यानी कि ये वारी है। अब आपकी तरुण पीढ़ी, युवा पीढ़ी भी जो है वो भी आपका जो संस्कृति है वो आगे बढ़ा रही है, तो उसके बारे में आप क्या भविष्य देखते हो? हमारे पूर्वजों का कहना था जब पैदा हुए तो जिस दिन पैदा हुए उस दिन के बाद 5वें दिन में माल पहनते हैं, मतलब 5वें दिन से हम वारकरी होते हैं। इसलिए हमारी आगे की पीढ़ी चाहे जो जितना पढ़ सके, लेकिन करना उनको बाद में यही है, माउली की सेवा। बिल्कुल महाराज जी, अभी हम देख रहे हैं कि युवाओं में एक ड्रग्स का एडिक्शन बढ़ता जा रहा है और बहुत सी खबरें पुणे से भी, जैसे पुणे अभी सेंटर पॉइंट है महाराष्ट्र का भी, तो वहां से भी बहुत सी खबरें आ रही है। तो युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे? यही संदेश है कि हमें संस्कृति की परंपरा की नींव जो रखनी है वो नींव युवाओं के साथ रखनी है। इसलिए सभी युवाओं को मेरी अपील है कि कुछ भी करे लेकिन व्यसन ना करे। व्यसन से आदमी और उसका घर सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसलिए एक बार वारी में आकर वो जाए ना तो वो व्यसनाधीन नहीं हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, पर शासन भी इस सब चीजों पे बहुत ध्यान दे रहा है। अभी वारकरियों के लिए भी हर दिंडी के लिए 20,000 रुपए शिंदे सरकार ने भी दिए हैं, इस बारे में क्या बताना चाहोगे? वैसे तो हम तुकाराम महाराज के उक्ति पे चलने वाले हैं, ये र तुमचे वित्त धन ते मज मृत्यु के समान, ऐसा कहते हैं। 20,000 की अनुदान से हम चलने वाले नहीं है, या फिर 20,000 अनुदान मिले इसलिए वारकरी होने वाले नहीं है। हमें माउली की सेवा करनी है, हमें ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज की सेवा करनी है, इसलिए हम चलने वाले हैं। वैसे तो सरकार का वो बहुत बड़प्पन है कि उन्होंने ये अनुदान दे दिया। महाराज जी, बहुत सी महिला वारकरी भी मुझे दिखती है और अब मैं खुद भी आलंदी से चल रही हूँ तो समझ में आ रहा है कि महिला वारकरियों को भी अपनी अलग दिक्कत होती है। फिर आप खुद वारी प्रमुख हो, आपकी दिंडी प्रमुख हो, तो फिर क्या उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है? यहाँ तो पहले एक बात ऐसी है कि स्त्री और पुरुष ये भेद ही नहीं है, इसलिए महिलाओं को अलग सी व्यवस्था करनी पड़े ऐसा कोई विचार यहाँ नहीं करना चाहिए। क्योंकि यारे लहान थोर याती भलती नारी नर, ऐसा कहते हैं। नारी हो अथवा नर हो, वो सभी एक समान रूप से चलने वाला जो समूह है वही वारी है। इसलिए महिलाओं की अलग व्यवस्था हो, महिलाओं को अलग न्याय मिले, महिलाओं की सुरक्षा, उनका जो नित्यक्रम होता है उसके लिए जो मूलभूत सुविधा होती है वो सरकार से, हम खुद जो दिंडी प्रमुख है उनसे कुछ योजना बनाने की हम जरूर प्रयास करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। बस 2 पंक्तियां मैं सुनना चाहती हूँ अभंग की, जो हिंदी जनता को भी समझाइए आप। पहले तो मराठी में बताइए और फिर उसमें हिंदी समझाइए आप। धन्य आज दिन झाले संतांचे दर्शन, ऐसा जो कहते मराठी में धन्य आज दिन म्हणजे आज हिंदी में समझाइए। धन्य आज दिन झाले संतांचे दर्शन, इसका मतलब होता है कि आज मैं धन्य हो गया, हमारा जन्म सार्थक हो गया कि उन संतों की हम पर कृपा दृष्टि पड़ी, उन संतों के दर्शन हमें प्राप्त हुए, इसलिए हम भाग गेला शीन गेला, सब दुःख गया, सब आनंद गया, अब निवांत चरणी राहिलो विठोबाच्या। इसका मतलब क्या है कि हम भगवान पंढरीनाथ के चरणों में समर्पित हो गए हैं। और उससे भी ज्यादा एक पंक्ति है हमारे संतों की, पडोन राहीन तये टाई, उगाच संताची ये पाई। इसका मतलब क्या है कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ संतों के चरणों में गिरना है, यही हमारा निष्ठावान वारकरी का भाव है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। बहुत सी बातें हिंदी दर्शकों को महाराज जी ने समझाई है कि वारी का महत्व क्या है, वारी में युवाओं का महत्व क्या है, और वारी के जो 3 महत्वपूर्ण स्तंभ है उनका महत्व क्या है, और बहुत सी अभंग की जो पंक्तियां है उनका भी मतलब महाराज जी ने हिंदी में बहुत अच्छे से समझाया है। तो महाराज जी, सुदर्शन की सारी टीम की ओर से आपको शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हमसे भी ऐसे अच्छे काम हो, यही ईश्वर चरणी हम प्रार्थना करते हैं। कैमरामैन ऋतिक के साथ मैं प्रियंका लाठी, सुदर्शन न्यूज, भंडी शेगांव। तो पंढरपुर की यात्रा धीरे धीरे अपनी आखिरी पड़ाव पर पहुंच रही है, लेकिन 21 दिनों का ये सफर इतना अद्भुत होता है, इतना अलौकिक होता है कि इसमें सहभागिता लेने वाला हर एक व्यक्ति, हर एक पुरुष, हर एक महिला, हर एक बुजुर्ग, हर एक बच्चा अपने आप को तृप्त मान लेता है, और यही है इस पंढरपुर यात्रा की महत्वपूर्ण विशेषता। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात आबकारी नीति के भ्रष्टाचार में लगातार फंसे हुए मनीष सिसोदिया की अब बात करेंगे। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी हैं मनीष सिसोदिया, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 जुलाई तक बढ़ा दी है। न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए भी दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोमवार यानी कि आज का दिन काफी अहम रहा। निरस्त आबकारी नीति मामले में ट्रायल कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी थी। वहीं केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इसी के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सेहत पर भी सियासत शुरू हो गई है। किस तरीके से ये पूरा प्रकरण नया मोड़ ले रहा है, आइए देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अब तक राहत की सांस नहीं मिली है। आपको बता दें कि अब उनकी मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। सीबीआई और ईडी की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 जुलाई तक बढ़ा दी है। न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया। बता दें कि अदालत ने 30 अप्रैल को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के संबंध में सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने सीबीआई और ईडी के साथ साथ सिसोदिया की ओर से पेश हुए वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। वहीं आम आदमी पार्टी से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोमवार यानी आज का दिन उनके लिए काफी अहम रहा। आपको बता दें कि निरस्त आबकारी नीति मामले में ट्रायल कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी थी। वहीं केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। वहीं अब इस मामले पर बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का भी बयान सामने आया है। अरविंद केजरीवाल का जिस दिन भी माननीय न्यायालय के सामने पेशी होनी होती है या कोई विषय आता है, उससे 2-3 दिन पहले थे आम आदमी पार्टी का पूरा इकोसिस्टम विभिन्न प्रकार की खबरें चलाने की कोशिश करता है। अब इन्होंने एक नया काम शुरू किया कि जी उनका वजन कम हो रहा है। उनका राजनीतिक वजन तो कम हुआ है, लेकिन साथ साथ देखने की बात यह है कि माननीय कोर्ट के द्वारा मॉनिटर्ड एम्स के डॉक्टरों का एक पैनल है जो लगातार उनकी जांच करता है।
जो लगातार अपनी रिपोर्ट देता है और उस रिपोर्ट के आधार पर उनको लगातार दवाइयाँ दी जा रही हैं और जो सुविधाएं माननीय कोर्ट ने उनके लिए कहा है, खाना उनको जेल से आता है। अब अगर खाने में घी नहीं लग रहा तो उसमें हमारी गलती तो है नहीं। लगातार घर का खाना उनको मिल रहा है, उसके बावजूद वो कहते हैं कि मेरा वजन कम हो गया है। तो एक आशंका ये भी है कि जब जब कोर्ट की डेट आती है उससे पहले जानबूझकर लो डाइट वो शुरू करते हैं ताकि किसी तरह से मेडिकल रिपोर्ट में कुछ आ जाए और उन्हें सहानुभूति मिल सके। फिर भी मेरा मानना यह है कि माननीय न्यायालय के निर्देशक के अनुसार लगातार उनको दवाइयाँ दी जा रही हैं, मेडिकल बोर्ड उनकी जाँच कर रहा है, तो मुझे लगता है उनका स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट सुदर्शन। तो मुश्किलें बढ़ रही हैं और इन्हीं मुश्किलों से जुड़ा हुआ सवाल भी हमने आपके बीच रखा था। हमने आपसे पूछा था कि अभी और भी क्या आपको लगता है कि बढ़ सकती है केजरीवाल की मुश्किलें? तो आप में से 85% जनता ये मानती है कि बिल्कुल मुश्किलें बढ़ सकती हैं और ऐसे में लगातार सियासत भी होती रहेगी। हालांकि 15% लोग इससे सहमत नजर नहीं आते हैं। और आइए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए क्योंकि जनमत में अभी बहुत सारी ऐसी खबरें बाकी हैं जिनसे आपको बाखबर होना जरूरी है। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। और जनमत में अब बात होगी उत्तर प्रदेश की। वो उत्तर प्रदेश जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में एक टारगेट रखा था, लेकिन अपेक्षा के अनुरूप रिजल्ट नहीं आया और इसके बाद दौर शुरू हुआ चिंतन का, मंथन का। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश ने ही दिया। इतना ही नहीं, पार्टी का वोट शेयर भी 8.5% कम हो गया। लोकसभा चुनाव में मिली हार जो नतीजे थे, उन नतीजों अपेक्षाकृत वो नतीजे जब सामने नहीं आए तो इसके बाद बीजेपी को फिर से अपने कार्यकर्ताओं की याद आई। बीजेपी अब दोबारा से खड़े होने के लिए कवायद लगा रही है। पार्टी ने अब विपक्षी दलों के नैरेटिव को काउंटर करने की नई स्ट्रैटेजी बनाई है। चुनाव में मिली हार से सबक लेते हुए बीजेपी अब दोबारा से खड़े होने की कवायद में जुट गई है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हार पर मंथन और चिंतन से ज्यादा पार्टी को फिर से अपराजेय बनाने की दिशा पर फैसला किया गया। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर सीएम योगी तक ने हताश कार्यकर्ताओं में जोश भरने का दांव चलने के साथ खिसके सियासी जनाधार को दोबारा वापस लाने का भी रोड मैप रखा। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के नैरेटिव को काउंटर करने की स्ट्रेटेजी बनाई गई है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका यूपी में लगा था, जहां पर पार्टी की लोकसभा सीटें 62 से घटकर 33 पर पहुंच गईं। इतना ही नहीं, पार्टी का वोट शेयर भी 8.5% कम हो गया। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी और सपा के पीडीएफ फॉर्मूले ने बीजेपी के समीकरण को बिगाड़ दिया। बीजेपी ने जिन दलित और ओबीसी को जोड़कर मजबूत सोशल इंजीनियरिंग बनाई, उसमें विपक्ष सेंधमारी करने में कामयाब रहा। लोकसभा चुनाव नतीजों ने बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया, जिससे उभरने का रास्ता बीजेपी जरूर बैठक में तलाशती हुई नजर आई। आपको बता दें कि 2024 में बीजेपी की हार के पीछे सबसे बड़े कारण कार्यकर्ताओं का निराश होना था। कार्य समिति की बैठक में इस नब्ज को समझते हुए बीजेपी नेताओं ने कार्यकर्ताओं के सम्मान को याद दिलाया। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कार्यकर्ताओं के असंतोष को खत्म करने के मद्देनजर कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन से बड़ा कोई नहीं। हर एक कार्यकर्ता हमारा गौरव है, जो आप कार्यकर्ताओं का दर्द है वही मेरा भी दर्द। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता बैकफुट पर न आए, उन्होंने अपना काम बखूबी किया। विपक्ष भ्रम फैलाने में कामयाब हो गया। साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि कार्यकर्ता के सम्मान से बड़ा कुछ नहीं। उन्होंने आगे कहा कि मैं भरोसा दिलाता हूं कि कार्यकर्ता के सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं को हार की हताशा से निकालने का दांव चला है, ताकि दोबारा से
उन्हें एक्टिव किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन अपेक्षाकृत उतनी सीटें नहीं आई। सीटों पर मंथन शुरू हुआ। मंथन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आने वाला समय उपचुनाव का समय है। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और उससे ऊपर 2027 का वो चुनाव जहां पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हैट्रिक लगाने का मूड बना रही है। ऐसे में मंथन जरूरी है और उस पर क्रियान्वयन भी जरूरी है। इन सब के बीच बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपके बीच आज जनमत के माध्यम से रखा था। हमने आपसे पूछा था कि उत्तर प्रदेश में क्या वापसी कर पाएगी बीजेपी? तो आप में से 93% लोग ये मानते हैं कि बिल्कुल बीजेपी वापसी करेगी। 7% लोग हालांकि इससे सहमत नजर नहीं आते हैं। और बात अब उस जिहादी उपद्रव की जिसके पीछे बहुत बड़ी साजिश भी छिपी हुई है। मुहर्रम का मौका और इस मुहर्रम के दौरान, जुलूस के दौरान जिस तरीके से मुसलमानों द्वारा उपद्रव किया गया वो कई सवाल खड़े करता है। देश के संसाधनों पर अपना पहला अधिकार समझकर राष्ट्र की संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने वालों की हम बात करने वाले हैं। मुहर्रम की जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराने वालों की हम बात करने वाले हैं। कश्मीर के श्रीनगर में और बिहार के दरभंगा में जुलूस के दौरान फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए। बिहार के ही समस्तीपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान उपद्रवियों ने हथियार लहराए, हिंदुओं की गाड़ियों को चुन चुन कर निशाना बनाया और तलवार के हमले से गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। खुलेआम केवल गाड़ियां ही नहीं तोड़ी गई बल्कि लोगों से मारपीट और बदसलूकी भी की गई। उत्तर प्रदेश का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा, जहां अमेठी में मुहर्रम के जुलूस में देशद्रोहियों ने तो सारी सीमाएं ही तोड़ दी। जुलूस में शामिल मातम मनाने वाले मुसलमान हुसैन की याद में अपने आप को तकलीफ नहीं दे रहे थे बल्कि हिंदुस्तान को तकलीफ देने की योजना बना रहे थे। मजहब की चादर ओढ़कर वो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को खोखला करने की फिराक में है। जिन उपद्रवियों को भारत माता की जय बोलने में संकोच होता है वो पूरी ताकत से कहने लगे हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना है। इतनी हिम्मत, यही सोच रहे हैं ना? सोचिए मत, सुन लीजिए। ये यूपी का अमेठी है। मुहर्रम के जुलूस में खुलेआम नारे लग रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना है। ये खुली चुनौती है भारत की बहुसंख्यक आबादी को, सिस्टम को, सरकार को। अल्पसंख्यक होने का विक्टिम कार्ड खेलने वालों की बढ़ती ताकत का नायाब नमूना है ये गद्दारी वाला वीडियो। ये विद्रोही मानसिकता नहीं तो क्या है? क्योंकि इस मजहबी उत्पाद का संक्रमण सिर्फ अमेठी तक ही नहीं, बिहार के दरभंगा और समस्तीपुर तक जा पहुंचा है। समस्तीपुर में मुहर्रम के ताजिया जुलूस की भीड़ ने हिंदू परिवार पर हमला कर दिया। हिंदुओं की गाड़ी पर तलवार से हमला कर उसे तोड़ा गया। तो दूसरी तरफ जिहादी झुंड ने दरभंगा में फिलिस्तीन के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। हालात कितने बिगड़ने लगे हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कश्मीर के श्रीनगर में मुहर्रम के जुलूस में जिहाद का एक और विकृत रूप नजर आया। फिलिस्तीन की आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं। ये वीडियो देखकर गुस्सा आना लाजमी है। जिस कश्मीर को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भारत सरकार जी तोड़ मेहनत कर रही है, कश्मीर का कायाकल्प किया जा रहा है, वहाँ पर फिलिस्तीन की आजादी के नारे लगाने वाले गद्दार नहीं तो कौन है? हिंदुस्तान का नमक खाकर फिलिस्तीन के नारे लगाने वालों को क्या कहा जाए? इधर उत्तराखंड के मंगलौर विधानसभा के मोहम्मद काजी, जो कांग्रेस के नव निर्वाचित विधायक हैं, देर रात उनके गुंडों ने हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया, जमकर तोड़फोड़ की। जाहिर है मजहबी जिहाद का झंडा बुलंद करने वालों को जब सत्ता की शह मिल जाए तो परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं, इसका जीता जागता प्रमाण है ये घटना। गजवाए हिंद की सोच रखने वाली जिहादी दीमकों से
सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से इनके खतरनाक रुझान आने शुरू हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये वो संक्रमण है जिससे सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। आकलन और सतर्कता दोनों बरतिएगा। जनमत में मेरे साथ अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।